नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनके अनोखे मनोवैज्ञानिक गुणों की वजह से उन्हें अकेलेपन में एक तरह से कहें तो सुकून मिलता है। ये कोई सामाजिक कमी नहीं, बल्कि ये एक खास तरह की मानसिक बनावट का साफ संकेत है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कुछ लोग खामोशी में ही क्यों खिल उठते हैं। जहां ज्यादातर लोग पार्टियों या भीड़-भाड़ वाली जगहों की तलाश में रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें एकांत में ही जिंदगी का असली मतलब मिलता है। चलिए इस दिलचस्प विषय की तह तक चलते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करना जरूरी है। बाहर से देखने पर अकेले रहने की आदत शायद समाज से दूरी या अकेलेपन का संकेत लग सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक हकीकत अक्सर इसके बिल्कुल उलट होती है। यह असल में मानसिक स्पष्टता और शांति पाने का एक तरीका है। तो चलिए एकांत के बारे में अपनी सोच को एक नए नजरिए से देखते हैं। ये एक आत्मनिर्देशित यानी सेल्फ डायरेक्टेड दिमाग का संकेत है। कुछ लोगों के लिए अकेलापन कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है, ताकि वो अपने दिमागी सुकून को बचा सकें। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे सोशल फैक्ट्री कहते हैं। देखिए, जहां कई लोग अपनी पहचान बनाने के लिए बाहरी दुनिया पर यानी लोगों के ओपिनियंस पर निर्भर रहते हैं, वहीं अकेलेपन में सुकून पाने वाले लोग अपना खुद का एक मजबूत आधार तैयार करते हैं जो अंदर से आता है। अब अगले मनोवैज्ञानिक गुण की तरफ चलते हैं, एक अति उत्तेजित दिमाग या कहें एन ओवर अराउज्ड ब्रेन। आखिर शांत रहने की जरूरत के पीछे का विज्ञान क्या है? इसका सीधा संबंध मनोवैज्ञानिक हैंडसाइजिंग के बहुत ही जरूरी काम से है। इसे समझने के लिए हमें बेसलाइन कॉर्टिकल अराउजल को जानना होगा। अरे घबराइए नहीं, आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे नर्वस सिस्टम की सतर्कता और उत्तेजना का एक नेचुरल लेवल है। हर किसी का ये लेवल अलग अलग होता है। आइजेंक की थियरी इस फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाती है। एक बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट का दिमाग कम उत्तेजित होता है। उसे जागने के लिए, एक्टिव होने के लिए सामाजिक शोर शराबे की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट का दिमाग, वो तो पहले से ही ओवर अराउज्ड यानी एक तरह से कहें तो बेचैन या बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। अब इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि ऐसे लोगों के लिए एक भीड़-भाड़ वाला कमरा मजेदार होने के बजाय कॉग्निटिव ओवरलोड यानी एक तरह का मानसिक बोझ बन जाता है। इसीलिए अकेलापन उनके लिए दिमागी संतुलन को वापस पाने का एक बहुत जरूरी जरिया बन जाता है। चलिए अब अगले गुणों के समूह पर चलते हैं, आत्मस्रोत पहचान। इसका मतलब है अपनी कीमत को अंदर से खोजना, न कि बाहर की दुनिया में ढूंढना। यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आंतरिक मान्यता। इसका सीधा सा मतलब है कि पहचान की एक ऐसी मजबूत भावना जो बाहरी लोगों के ध्यान या उनके फीडबैक के बावजूद बदलती नहीं है। यही चीज उन्हें लगातार सामाजिक मंजूरी की जरूरत से आजाद करती है। तो इस सोच से किस तरह का व्यवहार पैदा होता है? उनकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई उन पर ध्यान दे रहा है या नहीं। उनके होने को किसी घोषणा की जरूरत नहीं होती। वो अपने फैसलों पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, यानी उनमें स्वायत्ता की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। वो सेल्फ डायरेक्टेड होने की आजादी को बहुत महत्व देते हैं और बिना किसी गिल्ट के अपनी व्यक्तिगत सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये उदाहरण इस बात को शानदार तरीके से सामने रखता है। ऐसा नहीं है कि वे लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि वे अपने जीवन के स्रोत खुद होने की आजादी को महत्व देते हैं। ये आत्मस्वामित्व के बारे में है, लोगों से नफरत के बारे में नहीं। अब हम गुणों के अगले समूह की ओर बढ़ते हैं, एक गहरा आंतरिक संसार। इसमें सोचने की शक्ति और सोच समझकर चुनिंदा तरीके से कनेक्शन बनाने की कला शामिल है। इसके बिल्कुल केंद्र में है मेटाकॉग्निशन। ये क्या है? ये अपने ही विचारों के बारे में सक्रिय रूप से सोचने की प्रक्रिया है। मतलब ये सोचना कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। और अकेलापन इस गहरी चिंतन वाली प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी दिमागी स्पेस देता है। तो आखिर एकांत में ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? सबसे पहले एकांत से दिमागी स्पेस मिलता है। फिर दिमाग तरह तरह के सिमुलेशन और नए विचार चलाता है। इसके बाद व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों पर यानी अपने बायसेस पर अंदर से ही सवाल उठाता है और आखिर में इस चिंतन के जरिए अपनी पुरानी धारणाओं को अपडेट करता है। और जब किसी का आंतरिक संसार इतना गहरा और विचारों से भरा हो, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों ऊपर ऊपर की या छोटी मोटी बातचीत उन्हें शारीरिक रूप से थका देने वाली महसूस हो सकती है। उनकी सोच का स्तर ही कुछ और होता है। और ये हमें आखिरी गुण पर लाता है, चयनात्मक सामाजिक ऊर्जा।
देखिए, अकेलेपन में फलने फूलने का मतलब पूरी तरह से अलग थलग होना नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होना है। वो 100 जान पहचान वालों की जगह 2 गहरे सार्थक रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। वे अपने भावनात्मक संतुलन के लिए साफ सीमाएं तय करते हैं, ताकि उनका आंतरिक संसार केओस की जगह शांत बना रहे। अब हम इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। इसका जो मुख्य संदेश है वो यह है कि इस गुण को एक महान मानसिक संपत्ति के रूप में देखना और अपनाना चाहिए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, अकेले रहने या स्पेस की जरूरत कोई कमजोरी नहीं है। ये असल में वो माहौल है जिसकी जरूरत दिमाग को अपनी सबसे ऊंची क्षमता तक पहुंचने के लिए होती है। महान दार्शनिक सोरेन किरकेगार्ड ने एक बार कहा था, एक इंसान को शांति किसी और जैसा बनने की चाहत से नहीं मिलती, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को अपनाने का साहस रखने से मिलती है। यह एक बहुत ही गहरा और यादगार विचार है। और अब हम इस विश्लेषण को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। आखिर किसी भी दिमाग की सबसे बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन सोचने पर मजबूर करता है।